दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी बवाल हुआ। इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड किया अभिजीत दीपके ने और उसके साथियों के तौर पर नजर आए सौरभ दास और आशुतोष रांका। ये दोनों ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी बनाए गए हैं सीजेपी के। वो अलग बात है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन काम राजनीतिक पार्टी से कम नहीं हो रहा। प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रवक्ता रख दिए गए हैं, फंडिंग ली जा रही है, किस आधार पर ली जा रही है किसी को नहीं पता। और इसीलिए आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये फंडिंग हो कहां से रही है। एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर ये काम नहीं कर रही तो राजनीतिक पार्टी के तौर पर पैसे कैसे ले रही है? 1 करोड़ देने का इनको ऐलान कैसे हो गया? सुनिए अमित तिवारी क्या कुछ कह रही हैं। मैंने अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है, जैसे कि सीजेपी के विरुद्ध में एक ईसीआई में कंप्लेन की है और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने सीबीआईसी में शिकायत की है कि इस पे 18% जीएसटी वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहां पे एमआईडीसी में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हजार की सैलरी थी उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहां से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हजार की पगार है उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीजेपी पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरफ बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीजें हैं वो आपको ईसीआई को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ईसीआई से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई आरसीएम में वकील फीस अगर देता है और दूसरे वकील को फीस देता है तो एज ए जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है और वकील के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है। 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर अगर सर्विस पोर्शन है उस पर 20 लाख पे आपको जीएसटी पे करना होता है। तो यहाँ तो सर्विस पे 1 करोड़ का सर्विस कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हम इसमें फंड रिलीज कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं। तो 1 करोड़ का जो फंड दे रहे हैं उसके विरुद्ध में हमने सीबीआईसी को भी लिखा है कि आरसीएम के तहत कपिल सिब्बल साहब से 1 करोड़ का जो फंड इन्होंने डोनेट किया है या जो फीस दी है तो उसके ऊपर 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए इनसे जीएसटी लिया जाए। ठीक है, हमारे देश की जो सभ्यता है, हम कभी भी हमारे बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप सीजेपी आंदोलन चला रहे थे, नीट का आंदोलन चला रहे थे, हम एकदम उससे समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन के बीच में हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी माता के ऊपर, स्वर्गीय उनकी माता जी के ऊपर गाली देना, प्लस जो बाहर देशों के जितने राजनीतिक हैं संबंध हैं उन सभी से मतलब गलत बातें करना, ये सब चीजें बहुत आहत करती है और इसके विरुद्ध में हमने ये कंप्लेन की है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। चलिए, ये तो बात हुई आरटीआई एक्टिविस्ट की। अब आपको बताते हैं मूल मुद्दा क्या है। बात होगी आज सौरभ दास पर। सौरभ दास की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ना कोई बिजनेस है इस आदमी का, ना कोई नौकरी है, फिर ये इतनी लेविश लाइफ कैसे जी रहा है। सोचिए, सोर्सेज ये भी बताती हैं कि मंथली खर्चा इसका लाखों में है। सवाल ये उठता है कि सौरभ दास का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सौरभ दास के फादर भी भारत के नहीं बल्कि नेपाल के हैं। हालांकि मैं और एनएमएफ न्यूज इस दावे की, इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। मैं बस आपको बता रही हूं कि जिस सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारे लोग क्रांति लेकर आए थे ना, उसी सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब आते हैं मूल खबर पर। सोशल मीडिया पर ही एक वीडियो वायरल है जिसमें सौरभ दास और आशुतोष रांका दोनों नजर आ रहे हैं। सामने है दिल्ली पुलिस के 2 बड़े अधिकारी और उन अधिकारियों को सुनकर, देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि
कि ये बार बार सौरभ दास को समझा रही हैं कि आप बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, आप बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की, लेकिन यहां पर क्रिमिनल्स आए हुए हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। बाय फेस हम उनको पहचान रहे हैं। आप अधिकारियों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके बाद आप सौरभ दास की बॉडी लैंग्वेज देखिए। कभी वो अपना चश्मा ठीक कर रहा है, कभी वो अपनी घड़ी ठीक कर रहा है, कभी वो कह रहा है कि हम तो बस ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब इतना कैजुअल बिहेवियर। और जानते हैं ये वीडियो कब का बताया जा रहा है? दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भारी बवाल हुआ, आगजनी हुई, गाड़ियों को फूंकने की कोशिश, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, गमले फेंके गए, पत्थर फेंके गए, पुलिस की मॉब लिंचिंग की गई, आरएएफ के जवानों को पीटा गया। भारी बवाल से ठीक पहले पुलिस ने सौरभ दास को बता दिया था कि इस प्रोटेस्ट में आज जो मतलब 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसी दिन सुबह सुबह ये नोटिफाई कर दिया गया था कि आज इस प्रोटेस्ट में बच्चे नहीं हैं, क्रिमिनल्स हैं। उसके बावजूद देखिए कैसे इस पूरे मुद्दे को भुनाया गया। देखिए इस पूरे वीडियो को। कैसे क्या होता है? या तो ट्रॉफी यही है सर। मैं सबसे बुला रहा हूँ यार, और बातों में अभी तो ऑफिशियल क्या था, आपको वॉलंटियर करवाने पड़ेंगे ऑनलाइन से। और मैं आपसे रोज आज हो अब इस वीडियो को ऑब्जर्व करने के बाद लोग तो यही कह रहे हैं, खासकर जो समझ रहे हैं कि कैसे पूरा प्रोटेस्ट लीड करवाया गया। वहां पर जो आम बच्चे आए हुए थे उनसे हमारे रिपोर्टर्स ने भी बात की। उनका कहना था कि शुरुआत में प्रोटेस्ट बहुत अच्छा चला, लेकिन बाद होते होते एंड आते आते कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। कौन किसको कहां पकड़ रहा है, कौन कहां जा रहा है, किसी को नहीं पता था। यानी प्रोटेस्ट की आड़ में, स्टूडेंट्स के बीच में अराजक तत्व घुसे, क्रिमिनल्स घुसे। और ये बात दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी बाकायदा टेंस्ड फेस के साथ, चिंतित चेहरे के साथ सौरभ दास को बता रहे थे। और बस यही फर्क है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को टेंशन है और सौरभ दास कैजुअली सुन रहा है, बाकी आशुतोष रांका कुछ ज्ञान बांट रहा है। अब ये वीडियो सामने आने के बाद सौरभ दास के खिलाफ एफआईआर हो, इस तरह की मांग की जा रही है, क्योंकि ये प्री प्लान, ये सब कुछ प्री प्लान था, ये आरोप लग रहे हैं। दीपके की शिकायत दिल्ली पुलिस से की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो तो देश विरोधी है। आरटीआई एक्टिविस्ट फंडिंग की बात कर रहे हैं कि फंडिंग कैसे हुई, कहां से हुई, ये पता लगाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर सीजेपी के सौरभ दास भी अब फंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कब तक फंसेंगे, कब तक सच्चाई सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।